नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने भारत में शरण ले चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा। जीएसटी परिषद ने म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार की औषधि सहित कोविड-19 के उपचार में काम आने वाले उपकरणों पर आयात शुल्क की छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई। छोटे करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल में देरी पर विलंब शुल्क में छूट की घोषणा की। केंद्र सरकार देश में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ नियमित संपर्क में। कोवैक्सीन का उत्पादन अगले महीने तक दोगुना किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने सभी के लिए टीका उपलब्ध और आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए साझेदारी पर चर्चा की। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा। चालू रबी मौसम में गेहूं की खरीद 400 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर। डोमिनिका की एक अदालत ने भगोड़े व्यापारी मेहुल चोकसी को देश से बाहर भेजने पर अगले आदेश तक रोक लगाई। वर्तमान चैंपियन भारत के अमित पंघल और शिवा थापा दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये आदेश तुरंत लागू करने के लिए कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले ये पात्र लोग अभी गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बालोदाबाजार, राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा में फरीदाबाद और पंजाब में जालंधर में रह रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बॉज़गीर द्वारा हाल ही में पाकिस्तान यात्रा के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के संबंध में की गई अनुचित टिप्पणियों पर कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में मीडिया के प्रश्नों के जवाब में कहा कि वोल्कन बॉज़गीर की ये टिप्पणी अस्वीकार्य है कि पाकिस्तान का कर्तव्य है कि वह संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को और अधिक मजबूती से उठाए। श्री बागची ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का वर्तमान अध्यक्ष भ्रामक और पक्षपातपूर्ण टिप्पणी करता है तो वह अपने पद को नुकसान पहुंचाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का व्यवहार वास्तव में आपत्तिजनक है और निश्चित रूप से वैश्विक मंच पर उनकी स्थिति को कमजोर करता है। जीएसटी परिषद ने म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार में उपयोग होने वाले एम्फोटेरिसिन बी को आईजीएसटी से छूट दे दी है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कोविड उपचार से संबंधित उपकरणों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ और इससे संबंधित कई मुद्दे उठाए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेश से आने वाले कोविड संबंधी निःशुल्क सामानों पर आईजीएसटी हटाने का निर्णय लिया है। अब तक ये छूट केवल तभी उपलब्ध थी जब राहत सामग्री का निःशुल्क आयात किया जा रहा हो। ये छूट बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि छूट की दरों पर भी स्पष्टता से विचार विमर्श हुआ और फिटमेंट समिति के सुझाव सामने रखे गए। I have decided and announced in the Council to have a group of ministers quickly formed who will submit their report within 10 days, which is 8th of June, so that if there are any further reductions which need to be done, will be done. In the sense, the rates will be decided by them. So, in a way, the exemptions that we had given have been given, but any new rates will now be decided by them.
वित्त मंत्री ने कहा कि 4,500 करोड़ रुपए वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम भुगतान के रूप में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जापान और यूरोपीय संघ सहित अनेक निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से वैक्सीन के लिए बातचीत की जा रही है। आने वाले महीनों में वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ेगी। We have allowed Sputnik to come. Sputnik ready to use is also getting imported, and the country has opened itself up for all those, whether it is Japanese or European Union or US approved vaccines or anything which is certified by such authorities, to come and manufacture in India for India and for the world. वित्त मंत्री ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए घटाए गए विलंब शुल्क के साथ रिटर्न फाइल करने की अनुमति देने वाली माफी योजना की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि कल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय छोटे और मध्यम करदाताओं पर अनुपालन भार कम करने का लिया गया। करदाता अब अपना लंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रियायती विलंब शुल्क के साथ माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि जीएसटी परिषद राज्यों को वर्ष 2022 के बाद भी मुआवजे के भुगतान पर विचार के लिए विशेष सत्र आयोजित करेगी। वार्षिक रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है। वार्षिक रिटर्न फाइलिंग 2 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए 2020-21 के लिए भी वैकल्पिक रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ नियमित संपर्क में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि जो ठोस कार्रवाई हो रही है वो इस बात का संकेत है कि सरकार देश में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के साथ विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक टीकों की आपूर्ति कराने के हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि अभी तक भारत अपने टीकाकरण अभियान में कोविड के विरुद्ध 3 टीकों का उपयोग कर रहा है। इनमें भारत में निर्मित 2 टीके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सिन शामिल है। इन दोनों कंपनियों ने इस साल मई के महीने में लगभग 7 करोड़ 92 लाख टीकों की आपूर्ति की है। तीसरा टीका रूस के स्पुतनिक वी को आपातकाल स्थिति में सीमित उपयोग के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI से अनुमोदन प्राप्त हो गया है और इसका उपयोग कुछ निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसकी खपत बढ़ाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा है कि उपलब्धता की बाधाओं के बावजूद भारत ने केवल 130 दिन में 20 करोड़ लोगों को टीके लगाए हैं। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या की दृष्टि से दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। मंत्रालय ने आगे कहा कि विनिर्माण क्षमता में वृद्धि की गई है और जैविक उत्पाद होने के कारण वैक्सीन के उत्पादन और गुणवत्ता परीक्षण में समय लगता है। एक सुरक्षित उत्पाद सुनिश्चित करने का काम रातों रात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विनिर्माण की क्षमता में वृद्धि के लिए भी एक निर्देशित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। केंद्र ने कहा है कि देश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता अगले महीने तक 2 गुनी हो जाएगी। उसके बाद जुलाई और अगस्त तक उत्पादन लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह इसका उत्पादन इस साल अप्रैल में 1 करोड़ डोज से बढ़कर जुलाई और अगस्त में 6 से 7 करोड़ डोज हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस साल सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन प्रति माह लगभग 10 करोड़ डोज तक पहुंचने की उम्मीद है। कोवैक्सीन टीका उत्पादन की क्षमता का विस्तार आत्मनिर्भर भारत के तीसरे चरण में भारत सरकार की ओर से घोषित कोविड सुरक्षा के अंतर्गत किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत बायोटेक की बेहिसाब वैक्सीन डोज पर कुछ निराधार मीडिया रिपोर्ट आई हैं जो गलत हैं और इस मामले की सही जानकारी नहीं देती। भारत बायोटेक के 6 करोड़ डोज का दावा मीडिया के कुछ वर्गों ने गलत आकलन के कारण किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत बायोटेक ने अब तक केंद्र सरकार को 2 करोड़ 76 लाख 66,860 वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है। इनमें से नुकसान समेत 2 करोड़ 20 लाख 89,880 डोज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड टीकाकरण अभियान में उपयोग की। इसके साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास टीकों की शेष उपलब्ध डोज 55,76,000 से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निजी अस्पतालों को भी इसी महीने में 13,65,760 डोज उपलब्ध कराई गई, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दी गई डोज से अलग है। मई में कोवैक्सीन की अतिरिक्त 21,54,440 डोज की आपूर्ति की जानी है। अब तक कुल टीकों की संख्या 3 करोड़ 11 लाख से अधिक हो गई है। निर्माता ने जून महीने के लिए लगभग 90 लाख डोज देने की वचनबद्धता दी है।
देश में अब तक 20 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोगी टीका लगाया जा चुका है। कल टीकाकरण अभियान के 133वें दिन कुल 28,07,411 टीके लगाए गए। कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 13,36,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और इसी आयु वर्ग के 275 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। अब तक लगाए गए कुल टीकों में से 1 करोड़ 66 लाख टीके स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को, 2 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को, 7 करोड़ 45 लाख से अधिक वैक्सीन डोज 45 से 60 वर्ष तक के लोगों को और 7 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाए गए हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में टीकाकरण के विभिन्न चरणों में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, 60 वर्ष और उससे ऊपर, 45 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों और 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद टीकाकरण अभियान को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। एक अफवाह ये फैलाई जा रही है कि केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है और राज्यों को ये दायित्व सौंप दिया है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद प्रचार है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं को फंडिंग से लेकर उन्हें भारत में विदेशी टीके लाने के लिए उत्पादन में तेजी लाने हेतु शीघ्रता से मंजूरी देने से लेकर हर तरह की जरूरी कार्य को अंजाम दे रही है। केंद्र द्वारा खरीदा गया टीका लोगों को निःशुल्क रूप से लगाने के लिए राज्यों को पूरी तरह से आपूर्ति की जाती है। यह सब राज्यों के संज्ञान में है। भारत सरकार ने केवल राज्यों को उनके ही स्पष्ट अनुरोध करने के बाद स्वयं टीकों की खरीद का प्रयास करने में सक्षम बनाया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जब देश की तरक्की का आधार है आपका टैक्स भुगतान, तो फिर क्यों ना हो उसकी प्रक्रिया आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है ई फाइलिंग 2.0, आयकर विभाग का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल www.incometax.gov.in। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए अनेक विकल्प, उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट और इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स। ये नया पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून 2021 तक ई फाइलिंग जैसी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र ने भारत में शरण ले चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा। जीएसटी परिषद ने म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार की औषधि सहित कोविड-19 के उपचार में उपयोग होने वाले उपकरणों पर आयात शुल्क की छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई। छोटे करदाताओं के लिए विलंब शुल्क में रियायत के साथ रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी। केंद्र सरकार देश में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ नियमित संपर्क में। कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता अगले महीने तक दोगुनी की जाएगी। भारत और अमेरिका ने कोविड टीके की उपलब्धता बढ़ाने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी पर चर्चा की।
तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा। चालू रबी मौसम में गेहूं की खरीद 400 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर। डोमिनिका की एक अदालत ने भगोड़े व्यापारी मेहुल चोकसी को देश से बाहर भेजने पर अगले आदेश तक रोक लगाई। और भारत के अमित पंघल और शिवा थापा दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से कल रात वाशिंगटन में मुलाकात की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं तथा क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत और क्वाड समूह के साथ साथ अफगानिस्तान, म्यांमार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका टीका साझेदारी पर भी चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य टीके की उपलब्धता बढ़ाना और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना है। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के सहयोग और एकजुटता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इससे हमारी रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। श्री ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका और भारत वर्तमान समय की अति महत्वपूर्ण चुनौतियों पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत कोविड महामारी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबले के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए क्वाड तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संस्थानों के माध्यम से मिलकर काम कर रहे हैं। श्री ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका और भारत की साझेदारी महत्वपूर्ण है और ये लगातार मजबूत हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन में अमेरिका के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को और विकसित करने के बारे में व्यापक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने कोविड स्थिति से निपटने में अमेरिकी सेना की भूमिका की सराहना की। देश में नए कोविड रोगियों की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.34% हो गई है। अब तक 2 करोड़ 48 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं, फल और सब्जियों की बिक्री स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जारी रहेगी। राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 13 आवश्यक वस्तुओं का एक थैला वितरित किया जाएगा। उन्होंने महामारी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन नियमों और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 31,000 नए मामले सामने आए, जबकि 31,255 से अधिक मरीजों को कल अस्पताल से छुट्टी दी गई। कोरोना से 486 लोगों की मृत्यु हुई। कल करीब 1,75,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। चिंगलपट्टू, इरोड, कन्याकुमारी, मदुरई, तिरुपुर और तिरुचिरापल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए। चेन्नई में सबसे ज्यादा 107 मौतें हुई। ग्रेटर चेन्नई निगम ने निजी केंद्रों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द बिना आरटीपीसीआर जांच के सीटी स्कैन करा रहे मरीजों का विवरण दें। मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष से राज्य को करीब 187 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फिलहाल 50 करोड़ की राशि जारी की है, जिसमें तरल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर दवाएं और कई अन्य सामग्री शामिल हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने कुछ ढील के साथ कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार ने 31 मई से सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है। हालांकि दूध, ब्रेड, सब्जियों, फल और दवा जैसी दैनिक जरूरत की चीजें बेचने वाली दुकानें सभी 7 दिन हमेशा की तरह खुली रहेंगी। ये भी निर्णय लिया गया कि सरकारी कार्यालय भी 30% उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे।
मुंबई में कोविड संक्रमण में पिछले कुछ सप्ताह से लगातार कमी आ रही है। कल 1000 से भी कम लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ये पिछले 11 सप्ताह में संक्रमितों की सबसे कम संख्या है। हमारे मुंबई संवाददाता की एक रिपोर्ट। लगभग पिछले 3 महीनों में एक दिन की सबसे कम कोरोना मामलों की संख्या कल दर्ज होने पर मुंबई के लोग राहत की सांस ले सकते हैं। शहर में कल कुल 929 कोरोना मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले 11 हफ्ते की सबसे कम संख्या है। शहर में 2 मार्च को 849 मामले दर्ज किए गए थे। अप्रैल में 3 दिन दैनिक गिनती 10,000 का आंकड़ा पार कर गई थी। इस हफ्ते में लगातार गिरावट को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हफ्ते में लगातार गिरावट के चलते शहर पिछले साल सितंबर में दर्ज की गई संख्या तक पहुंच गया है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र सरकार के एक अंतर मंत्रालय दल ने गुजरात में इस महीने की 17 तारीख को आए चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अमरेली जिले का दौरा किया। इस दल ने जिले के कई गांवों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया। अमरेली के जिलाधिकारी ने केंद्रीय दल को बताया कि चक्रवात के दौरान बिजली के 640 खंभे गिर गए थे, जिनमें से 500 से अधिक फिर से लगा दिए गए हैं। अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों और आवासीय परिसरों में बिजली आपूर्ति धीरे धीरे बहाल की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का कल दौरा किया। उन्होंने तूफानग्रस्त ओडिशा के भद्रक, बालेश्वर जिलों और पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने चक्रवात के कारण प्रभावित राज्यों को तुरंत सहायता गतिविधियों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। 500 करोड़ रुपए तुरंत ओडिशा को दिए जाएंगे, जबकि बाकी बचे 500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल और झारखंड को आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में राज्य सरकारों के साथ निकटता से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय का स्थानांतरण कर दिया है। वे अब केंद्र सरकार में काम करेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के एक आदेश में बताया गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आईएएस काडर नियम 1954 से संबंधित प्रावधानों के अनुसार केंद्र में श्री बंदोपाध्याय की सेवाएं लेने की स्वीकृति दे दी है। मौजूदा रबी विपणन सीजन में 400 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 400.45 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जो इस अवधि में अब तक की सबसे बड़ी खरीद है। पिछली बार की अधिकतम खरीद 389.92 लाख मीट्रिक टन थी। मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित गेहूं उत्पादक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। 79,088 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से अब तक 42,36,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। डोमिनिका की एक अदालत ने भगोड़े व्यापारी मेहुल चोकसी को देश से बाहर भेजने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में भारत को मेहुल चोकसी की तलाश है। डोमिनिका की अदालत ने 2 जून को होने वाली अगली सुनवाई तक चोकसी को देश से बाहर भेजने पर रोक लगा दी है। चोकसी के वकीलों की ओर से दायर अर्जी पर अदालत का ये आदेश आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। वर्तमान चैंपियन भारत के अमित पंघल और शिवा थापा दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। पंघल सोमवार को फाइनल में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के शाखोबिदीन जोइरोव से भिड़ेंगे। 1971 के युद्ध के दौरान लद्दाख क्षेत्र के कई गांवों को मुक्त कराया गया। इनमें से कुछ गांव लेह जिले में हैं। आकाशवाणी लेह की स्वर्ण जयंती के साथ साथ इन गांवों के लोग भी मुक्ति की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। एक रिपोर्ट। तुर्तुक की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैनिक कार्रवाई थी। रणनीतिक रूप से स्थित तुर्तुक भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के आसपास के क्षेत्र में
स्थित है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बाल्टी आबादी का मुख्य आधार कृषि और बागवानी है। आकाशवाणी समाचार ने गोबा अली से बात की, जो विमोचन के समय में एक छोटा सा लड़का था, अब जो तुर्तुक में एक परिचित नाम और थांग गांव में रहते हैं। मैं आखिरी सरहद थांग इलाके तुर्तुक का रहने वाला हूँ। यह सन 1971 के जंग से पहले हम पाकिस्तान में था। सन 1971 के जंग में हम हिंदुस्तान में आया, 107 गाँव पाकिस्तान से अलग होकर हिंदुस्तान में आया। भारत में अपने शुरुआती दिनों में ऑल इंडिया रेडियो के साथ अपने जुड़ाव की ज्वलंत यादों को गोबा अली याद करते हुए कहा, सन 1971 के जंग का फौरन बाद हर गांव के लोग बिछड़े हुए थे, यानी जज्बा आया। तो उस वक्त लोग हर घर में एक एक रेडियो होता था और लोग एक दूसरे जो हिंदी समझ में नहीं आते थे, वो लोग जो हिंदी समझ में आने वालों के पास रेडियो लेके जाते थे। मैंने देखा कि आज का न्यूज में क्या है, आज क्या कहते हैं, क्या दोनों सरकार बात कर रहे हैं, इसलिए लोग बहुत रेडियो सुनते थे। अभी भी ऑल इंडिया रेडियो देश के इस हिस्से में संचार का प्रभावी माध्यम है। फुनसुक वांगमो के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, अखबारों में अलग अलग खबरें आज सुर्खियां बनी हैं। राष्ट्रीय सहारा ने मुख्य पृष्ठ पर तूफान प्रभावित राज्यों के हवाई सर्वेक्षण और तत्काल राहत गतिविधियों के बारे में विस्तार से खबर दी है। नवभारत टाइम्स और लोक सत्य ने तूफान पर बैठक को लेकर विस्तार से चर्चा की है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, राजनीतिक घमासान शुरू। अमर उजाला ने इसे आपदा पर सियासत बताते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री ममता का व्यवहार संघीय ढांचे पर आघात। दवाओं पर जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं, ये खबर भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। कोविड उपकरणों पर आयात शुल्क से छूट 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राजस्थान पत्रिका ने जीएसटी परिषद के निर्णयों पर लिखा है, छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए देरी से रिटर्न पर भी विलंब शुल्क हटा। अमर उजाला और नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की बड़ी खबर है, कोरोना के स्रोत की वैश्विक जांच के समर्थन में भारत भी शामिल। कहा, WHO की रिपोर्ट पर आगे अध्ययन जरूरी। अखबार लिखते हैं, कोरोना कहां से आया, भारत भी जांच चाहता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के दिसंबर तक देश में टीकाकरण पूरा हो जाने संबंधी बयान को भी पहले पन्ने पर जगह दी गई है। हरिभूमि की खबर है, कोरोना के चलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 123 पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 30 जून तक रोक बढ़ी, ये खबर भी सभी अखबारों में है। लोक सत्य ने चिंता शीर्षक से आलेख में आंकड़ों के साथ लिखा है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में अधिक तीव्रता के चक्रवाती तूफानों का आना बढ़ गया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 20 जून तक मानसून देश के अधिकांश हिस्से में पहुंच जाएगा। दिल्ली में 31 मई से अनलॉक प्रक्रिया के अंतर्गत केवल फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों को छूट मिलेगी। हिन्दुस्तान ने लिखा है, 7 दिन बाद फिर समीक्षा होगी और स्थिति के अनुसार निर्णय होगा। लॉकडाउन के दौरान संक्रमण दर में कमी आई, अखबार लिखता है मेट्रो अभी बंद रहेगी। जनसत्ता ने लिखा है, पूर्णबंदी चरणबद्ध रूप से हटाने का दिल्ली सरकार का फैसला। दैनिक जागरण की खबर है, यमुना एक्सप्रेसवे पर अगले सप्ताह से 2 लेन में फास्ट टैग की सुविधा लागू करने की तैयारी, बाकी 3 में नकद भुगतान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने भारत में शरण ले चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा। जीएसटी परिषद ने म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार की औषधि सहित कोविड-19 के उपचार में उपयोग होने वाले उपकरणों पर आयात शुल्क की छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई। छोटे करदाताओं के लिए विलंब शुल्क में रियायत के साथ रिटर्न फाइल करने की अनुमति। केंद्र सरकार देश में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ नियमित संपर्क में। कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता अगले महीने तक दोगुनी की जाएगी। भारत और अमेरिका ने कोविड टीके की उपलब्धता बढ़ाने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी पर चर्चा की। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा। चालू रबी मौसम में गेहूं की खरीद 400 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर। डोमिनिका की एक अदालत ने भगोड़े व्यापारी मेहुल चोकसी को देश से बाहर भेजने पर अगले आदेश तक रोक लगाई। और भारत के अमित पंघल और शिवा थापा
दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।